हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की सेकंड शिफ्ट के पेपर को, जो कि आयोग द्वारा जारी की गई मास्टर सेट है ये ऑफिशियल। तो लास्ट वीडियो में हमने 1 to 50 क्वेश्चन नंबर तक का सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम 51 to 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो ये जो आपका रामायण सर्किट है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के नाम से, ठीक है, ये भारत और नेपाल के बीच में चलाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? तो ये नेपाल को दी थी भारत ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको बता दें एक बात, देखिए ये आपका, देखिए दोनों क्वेश्चन जो है नेपाल से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन नेपाल से रिलेटेड है। आपके सिलेबस में पढ़ के मेंशन किया हुआ है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश यानी कि नेपाल से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गए, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आप इसको करंट अफेयर से मान सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर भी आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ 10 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो आप इसको करंट अफेयर से मान सकते हैं या भारत के पड़ोसी देशों का हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों से, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आप उसको या तो करंट अफेयर का मान लीजिए या तो पड़ोसी देशों से मान लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? रिपीट कर लेते क्वेश्चन, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो इसका आंसर क्या था आपका? यूके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हस्ताक्षर किसने किए हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ने और आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो नारी को नमन नाम से ये योजना किसने शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो काशी यात्रा सब्सिडी योजना कर्नाटक ने स्टार्ट की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो कहाँ किया था इन्होंने? वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी किसने किया? किस संस्थान ने? नीति आयोग ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नीति आयोग से आपका क्या करंट का क्वेश्चन पूछ रहा है और आपके सिलेबस में नीति आयोग मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका जीके का ही क्वेश्चन पूछा जाए नीति आयोग से, करंट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग जारी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो ये योजना जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कैंपस पावर जो है ये आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ज़्लॉटी। ठीक है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा ज़्लॉटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या आपका? लक्षद्वीप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो लोकसभा का स्थगन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी की जन्म जयंती के दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वास्को डी गामा का मकबरा यानी दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वास्को डी गामा का जो मकबरा है ये केरल यानी कि कोच्चि में भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश उत्तर प्रदेश एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, यानी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो कथक है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया था आपका, ये सभी बता देते हैं कि इसमें ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ था। ऑप्शन में इसमें दिया था एक आपका फसल पैटर्न में परिवर्तन, और ऑप्शन बी दिया था इसमें समुद्र के स्तर में वृद्धि, और ऑप्शन सी दिया था तटीय रेखा में परिवर्तन। तो ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैसेज दिया हुआ है जो कि 71 नंबर से 75 क्वेश्चन नंबर तक का है। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेशों में पढ़ने जाएं, वहाँ की सुख चैन की जिंदगी बसर करें और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भारत में बेकारी है, गरीबी है, गंदगी है, प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है और विदेशों में इससे सर्वथा विपरीत स्वर्गीय आनंद है। माँ बाप के अथक प्रयासों एवं प्रेरणा के फल स्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने बसने चले जाते हैं। शुरू में तो माँ बाप सगे संबंधी सभी याद आते हैं, पर कालांतर में बच्चे वहाँ की जिंदगी और वहाँ की तथाकथित सभ्यता में इतने रच बस जाते हैं कि धीरे धीरे वे पड़ोसियों, सगे संबंधियों, अपने भारतीय मित्रों और माँ बाप को भी भूलने लगते हैं। पहले वर्ष में एक दो बार, इसके बाद क्रमशः धीरे धीरे भारत में आना कम होने लगता है। अगर विदेशी मैम से शादी हो जाए तो कहने ही क्या, कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर के हाल ये ऐसे ही हैं। इसमें उन बच्चों का उतना दोष भी नहीं है और न विदेशने वाले अभिभावक ही कदाचित उतने दोषी हैं। शायद उनके संस्कारों में ही कोई कमी रह गई हो। पीढ़ियों के अंतराल के प्रभाव की समझ न रखने वाले ज्यादातर माँ बाप 2-4 महीने तक संतान के पास जाकर इसके बाद वापस स्वदेश आ जाते हैं, क्योंकि उनके कमाऊ पोत स्वदेश में आकर बसना नहीं चाहते। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुरानी जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा वे माँ बाप किसी से नहीं करते। उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर जग हंसाई के डर के साथ रहने वाले वे बुढ़ापे के कष्टों और बीमारियों को अकेले ही झेलते। बच्चों के वियोग में अनकही पीड़ाओं के साथ एक एक करके दोनों अंततः इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। आइए इस पैराग्राफ से मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया पैराग्राफ से रिलेटेड आइए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? इसका आंसर था माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं विदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो इसमें सर्वाधिक प्रबल तर्क क्या था? अधूरे संस्कार, जो कि विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए दोषी है, जो अधूरे संस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो अभी आपने लास्ट लाइन में पढ़ा है, जग हंसाई से बचने के डर से नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुरानी जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो इसमें सही में दोषी कौन है? 2 पीढ़ियों का अंतराल जो है ये दोषी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के व्यवहार से वे अपने साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? व्यवहार क्या है कि बच्चों के परिवार के सदस्यों यानी पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे परिवारों में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। माँ बाप अपने उपलब्ध संसाधनों से बड़े लाड़ प्यार से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और दुलार के साथ बड़ा करते हैं। पुराने समय का लालेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत पुराने समय का लालेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत वाला फार्मूला अब बदल चुका है। इतना लाड़ मिलने के बावजूद आज की नई पीढ़ी के बच्चे असहनशील होते जा रहे हैं। अगर शिक्षक कक्षा में उनसे कुछ भी कह दें, घर में माँ बाप या कोई रिश्तेदार कुछ भी कह दें, तो वे तुरंत प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। ग्रहणशीलता समाप्त होती जा रही है और जैसा वे चाहें वैसा करने की आज़ादी उन्हें चाहिए। अस्तु येन केन प्रकारेण बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पा जाते हैं या अपना काम संभाल लेते हैं। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। उनके द्वारा बचपन के प्यार से लेकर उस समय तक के त्याग और बलिदान उन्हीं के अपने बच्चों द्वारा भुला दिए जाते हैं। अब माँ बाप बूढ़े और शक्तिहीन हैं और बच्चों पर बोझ। आज के बूढ़े माँ बाप पिछली पीढ़ी के बूढ़े माँ बाप की तुलना में अधिक दयनीय से होते जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उन्हें अपने परिवार का सदस्य मन से स्वीकार नहीं करते।
यही कारण है कि बुढ़ापे में या तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं और या अपने ही घर में दिनहीन से होकर बच्चों का मुंह ताकते हैं। पीढ़ियों के अंतराल से जीवन मूल्यों में तेजी से बदलाव हो रहा है। अच्छी भावना से भी यदि बूढ़े माँ बाप वयस्क बच्चों या उनके परिवार के विषय में कुछ सलाह देते हैं तो उन्हीं सलाह का सम्मान नहीं होता, तो उनकी सलाह का सम्मान नहीं होता। यह संभवतः पीढ़ियों के अंतराल का परिणाम है। अब समय बदल गया है और अनुभवपूर्ण सलाह की इस नई पीढ़ी को आवश्यकता नहीं है। अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्हें साथ रहना है तो एडजस्ट करके चलें, अन्यथा वृद्धाश्रम में हम उम्र लोगों के बीच समय बिताएं, खुद भी चैन से रहें और उन्हें भी अपनी तरह से चैन से रहने दें। क्या वास्तव में इस सब के लिए युवा पीढ़ी ही दोषी है या कुछ दोष वृद्धों का भी है? क्वेश्चन है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? इसका आंसर हो जाएगा, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने, ना अपनी राय थोपें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दिनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? इसका आंसर होगा, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित परिणाम क्या हो सकता है? इसका आंसर है, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? इसका आंसर है, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, वे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपका दिया है जिला ए, जिला बी, जिला सी और जिला डी और जिला ई। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे सारे ईयर दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें उपस्थित उत्तीर्ण चयनित कॉलम बना हुआ है आपका तीनों में ही, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा जिला ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? इसका आंसर हो जाएगा जिला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीक्षाधीन समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84.54%। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा 2012। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 86 to 90, ये भी तालिका का अध्ययन करना है, इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 86 to 90 क्वेश्चन तक का है। इसमें क्वेश्चन दिया है 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये कंपनी दी हुई है PQRST, 5 कंपनियां दी हुई हैं। इसमें महीना दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। ये सारे डाटा दिया हुआ है इसमें सब में, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर है 64.71%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 144। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी में कंपनी पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? अनुमानित पूछा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 118। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 59:80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 to 95 जो है ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें चार्ट का अध्ययन करना है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। यह है आपका चार्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, शिक्षा पे दिया है, शिक्षा का परसेंटेज 80 है
अनुसंधान का 65 है, खेल का 52 है, पुस्तकालय का 32 है, कार्यालय का 35 है, छात्रावास का 46 है और आधारभूत संरचना का 50 है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आइए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? इसका आंसर है 12.78%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2,00,000 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 72,50,000 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 96 नंबर से 100 तक का क्वेश्चन, ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, एक तरफ लाभ दिया है और दिए गए वर्षों में दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ दिया गया है। ठीक है, ये आपके समय दिए हुए हैं, वर्ष। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है इसमें 96 नंबर का, 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 45:68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपए था तो 2002 में आय क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा 260 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ रुपए थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? और लाभ बराबर क्या होता है? आय माइनस व्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 102 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ रुपए था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 464 करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15:17। तो इसी के साथ जो है 2022 का सेकंड मीटिंग का पेपर जो है आपका सॉल्व हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए क्लास बेनिफिशियल होगी। आई होप आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।